I hope the screen is clearly visible. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's begin. So, in today's session, I am going to talk about Victorian age. Earlier, I was thinking of taking up modern age along with Victorian age, but I have decided against that because Victorian age, one cannot do justice with Victorian age in just one session. So, the entire session will be devoted to Victorian age, and I have mentioned the timeline of Victorian age. You people may already be familiar with this. 1837, this is the year when Queen Victoria she ascended the throne, and in 1901 she died. And so this time period between 1837 to 1901 is called Victorian age in literature. So it's important for you to remember the timeline. Let's first look at various aspects of Victorian period quickly. जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्टोरियन पीरियड हम मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं 1837 और एंडिंग पॉइंट हम लेते हैं 1901. रफली 63-64 ईयर्स जो है का रूल रहा क्वीन विक्टोरिया का. अभी तक अगर आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट रीन किनका रहा, तो अभी जो रीनिंग मोनार्क हैं दैट इज़ एलिजाबेथ सेकेंड. शी केम टू द थ्रोन इन 1957 एंड शी इज़ स्टिल द रीनिंग मोनार्क ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रूल उनका रहा. उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ वन का रहा, एंड उसके बाद में जो थर्ड लॉन्गेस्ट रीन या रूल रहा वो क्वीन विक्टोरिया का था. तो ये तीनों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए. इन्होंने किन को सक्सीड किया, ठीक है, इनसे पहले कौन रूलर थे? इनसे पहले जो रूलर थे वो थे विलियम फोर. तो आफ्टर विलियम फोर शी केम टू द थ्रोन. और इनको सक्सीड किसने किया, इसका मतलब है कि इनके बाद कौन रूलर बने, कौन मोनार्क बने. दैट वाज एडवर्ड सेवेंथ and he came to throne after Queen Victoria passed away in 1901. तो ये आपको क्लियर हो गया है कि क्या पीरियड कहते हैं हम विक्टोरियन पीरियड की टाइमलाइन क्या है, क्वीन विक्टोरिया से पहले मोनार्क कौन थे, क्वीन विक्टोरिया के बाद मोनार्क कौन रहे. ठीक है, अब हम जल्दी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं इन चीज़ों से. तो आई हैव picked up only the most important points from the Victorian period, and if you understand these points you will be able to answer many questions because these characteristics they hold essence of the Victorian period. सबसे पहले जो है इस एज में जो आप एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो रहेगा कि बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मोरालिटी था. ठीक है, तो एक सेंस ऑफ ड्यूटी, एक सेंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर, एंड स्पेशली विमेन को लेकर के कि हाउ विमेन शुड ड्रेस, हाउ शुड दे बिहेव इन द सोसाइटी, व्हाट देयर रोल शुड बी, दैट वाज क्लियरली डिफाइंड. ठीक है, इसीलिए ये एज जानी जाती है स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मोरालिटी के लिए. आप सभी फेमिलियर होंगे इस एक टर्म से, Victorian compromise. My cursor is hovering over this phrase here, Victorian compromise. ठीक है, इस पे से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि ये फ्रेज़ आया कहाँ से. ठीक है, तो ये फ्रेज़ जो है जो एसेइस्ट हुए इस पीरियड में, G.K. चेस्टरटन, उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया विक्टोरियन सोसाइटी के एक फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए. आप याद रखिएगा 1913 में. ठीक है, आई एम सॉरी ये विक्टोरियन नहीं, ये मॉडर्न एसेइस्ट थे. 1913 में एक्चुअली आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर आप किसी भी थिंकर, राइटर, पोएट को, ठीक है, किसी एक एज में कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि कुछ वर्क उनके विक्टोरियन में मिलेंगे आपको, कुछ वर्क उनके मॉडर्न पीरियड में मिलेंगे. कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज तो है नहीं. तो हम जब क्लासिफाई करते हैं किसी पोएट को, राइटर को, ऑथर को, एसेइस्ट को, थिंकर को, तो हम देखते हैं कि उनका वर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अलाइन हो रही थी उस वर्क में लिखे, उस एज में लिखे हुए वर्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में. ठीक है, तो G.K. चेस्टरटन जो है उन्होंने 1913 में पहली बार विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ टर्म यूज़ की.
एक फिनोमेना विक्टोरियन पीरियड का डिस्क्राइब करने के लिए। वो क्या फिनोमेनन था, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगी इसको एक सिंपल तरीके से समझाने की। देखिए, विक्टोरियन एज जो थी वो पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि डार्क थी या एकदम ही एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी। एनलाइटनमेंट का सेंस यहाँ पर इस चीज़ से है कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव्स थे, ऐसा नहीं था। ये भी और एजेस की तरह इसके में भी बहुत सारे ग्रे एरियाज़ थे, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एमालगम ये एज भी रही। ठीक है, तो जो ये विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ जो है, it relates to the combination of the positive and negative aspects of that period। तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है या किस चीज़ से रिलेट करता है, विक्टोरियन सोसाइटी या विक्टोरियन पीरियड के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट थे उनके कॉम्बिनेशन को हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ बोल देते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होते तो विक्टोरियन पीरियड जो था एक ग्लोरियस पीरियड होता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली बहुत स्टेबिलिटी रही। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लैंड का जो रूल था, ठीक है, वो बहुत एक्सपैंड हुआ। आप जानते हैं कि इस एज तक जो इंग्लैंड है उसकी कॉलोनियल एम्बिशंस बहुत बढ़ गई थी और दुनिया की कई कंट्रीज़ में उनकी कॉलोनीज़ थी, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, फिर टेक्निकल एडवांसमेंट्स बहुत हो गए थे, एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतने पॉजिटिव्स हैं तो हम इसको ग्लोरियस बोलते। तो जी.के. चेस्टरटन ने जब ये इस एज को स्टडी किया तो उनको लगा कि नहीं, डिस्पाइट ऑल द good things, the positive things taking place in the Victorian period, there were some absolutely dark, stark, negative forces which were also operating। ठीक है, इसलिए ये टर्म आई जी.के. विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। अब आपको क्लियर हो गया होगा, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए ये टर्म जी.के. चेस्टरटन ने यूज़ की फर्स्ट टाइम इन 1913 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर से एक साल पहले, ऐसे आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, अब मैंने ऑलरेडी इस पॉइंट को टच कर लिया कि टेक्निकल एडवांसमेंट्स बहुत हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज है ये। आप देख रहे हैं कि न्यू फैक्ट्रीज़ वर बीइंग सेट अप एंड बहुत सारे वर्कर्स वर गेटिंग एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक है, और इन 1842 में रूल में आई। 1842 में विक्टोरिया बिकेम द फर्स्ट मोनार्क टू राइड अ ट्रेन बिकॉज रेलवे सिस्टम वॉज स्प्रेडिंग अक्रॉस इंग्लैंड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो थी इट वॉज बिकमिंग कॉमन इन इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स। आज के टाइम में वी कैन नॉट imagine our existence without electricity, but in that age it was just reaching the common people, the masses। or photography or technology, it was coming into being, people had started using these technologies। तो एक तरीके से तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट भी ऐड किया कि किस तरीके से शी रोड ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1842। अब जो मेन चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में जो हुई 1851 में। ठीक है, 1851 में इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हुई, लंदन में हुई, कौन से ईयर में हुई, 1851 में हुई, क्यों हुई, सेलिब्रेट करने के लिए टेक्निकल एडवांसमेंट्स को, इस एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इंडस्ट्री में, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में बने हुए प्रोडक्ट्स दे वर पुट एट डिस्प्ले इन दिस एग्जीबिशन। ठीक है, तो इसीलिए इसका इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक एग्जीबिशन हो रही है जो कि अक्रॉस, मतलब जिसके बारे में पूरे यूरोप में बात हो रही है और जो मेजर सेंटर लंदन में हो रही है, तो इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, तीनों मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है एक और फिनोमेनन या एक और ट्रेंड जो विक्टोरियन पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि जो रिच लोग हैं दे आर ग्रोइंग रिचर। ओके, एंड जो वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशन वॉज डिटीरियोरेटिंग। एक तरीके से तो पीपल दे वर गेटिंग टेस्ट ऑफ लग्जरी। ठीक है, और दूसरी तरफ पावर्टी
और पावर्टी हो गई या इम्पवरिश्ड लोकेलिटीज़ में वर्किंग क्लास के मेंबर्स रह रहे थे। तो देखने को ये मिलता है कि एक डिवाइड, एक गल्फ क्रिएट हो रहा था, ठीक है, वर्किंग क्लास के बीच में और जो वेल्दी थे, और इवन द मिडिल क्लास वाज गेटिंग रिचर, ठीक है। तो ये अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे वर्क में जो क्लास कंसर्न्स हैं या वर्किंग क्लास की जो कंडीशंस है वो मेन थीम है। आप एलिज़ाबेथ गैस्किल के वर्क में देखेंगे या आप स्पेशली चार्ल्स डिकेंस के वर्क में देखेंगे। तो एक वर्क मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट जो है, दिस वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेन, इट इलस्ट्रेट्स दिस डिवाइड इन सोसाइटी, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ओलिवर ट्विस्ट की भी थीम आपको यहीं से पता चल जाएगी कि इट डील्स विद द कंसर्न्स एंड कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन विक्टोरियन सोसाइटी, ठीक है। और ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस एज के वर्क्स को समझने में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक और चीज़ जो देखने को मिली है वो मिली है रिलीजन वर्सेस फेथ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप जानते हैं, आपने एलिज़ाबेथन एज के में पढ़ा और उसके बाद में आपने और एजेस पढ़ी, तो आपने देखा कि सोसाइटी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा रिलीजन का, ठीक है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा हमारे मॉरल कंडक्ट को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इस एज में क्या था, इस एज में एक बहुत मैं आपको बोलूँगी कि ग्राउंड ब्रेकिंग वर्ड मैं यूज़ करूँगी, वो हुई कि चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जो इनका वर्क पब्लिश हुआ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ये कोई लिटरेरी वर्क तो है नहीं, फिर भी जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो इस वर्क का बहुत सिग्निफिकेंस रहता है। 1859 was the year when this work got published। आप याद रखें 1859, ठीक है। और 1851 में आप देख रहे हैं ग्रेट एग्जीबिशन हो रही है, 1859 में ये वर्क पब्लिश हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्क जो है इसने विक्टोरियन फेथ को बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हम डिसेंडेंट्स हैं मंकी के, ठीक है, वी आर द डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेट मंकी। तो कहाँ पर हमारा रिलीजन हमको ये फीड कर रहा है कि वी वर लाइक वी केम फ्रॉम गॉड, वी आर sons and daughters of God, and we are descendants of divine creatures Adam and Eve। और कहाँ पर चार्ल्स डार्विन उन सारी चीज़ों को निगेट कर रहे हैं जो रिलीजन आज तक हमको फीड करता आ रहा है। इस वजह से आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है, बट आप अगर उस थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को ब्रॉडन करके देखें तो मान लेते हैं कि कोई एक चीज़ जिस पे आप ज़िंदगी भर विश्वास करते आ रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा वर्क पब्लिश हो रहा है जो उसको शैटर कर दे रहा है उस फेथ को, तो वो किस तरीके से आपके इट विल कॉल इनटू क्वेश्चन योर एंटायर एग्जिस्टेंस, एंड इट विल कॉल इनटू क्वेश्चन द वेरी रेलेवेंस ऑफ रिलीजन इन योर लाइफ एंड फॉर द सोसाइटी। तो इस तरीके से रिलीजन वर्सेस फेथ का डिवाइड रहा। एक टर्म इग्नोस्टिसिज्म जो आपने सुनी होगी, इसका मतलब ही ये है कि डाउट इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। ये बहुत सारे जो the educated people of this age, they started doubting the existence of God because they had access to all these works which were getting published, ठीक है। नेक्स्ट एक है विक्टोरियन यूटिलिटेरियनिज्म। ये एक टर्म या फ्रेज़ मैं इसको बोलूँगी, आप याद रखिएगा। व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली आपको पता ही है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी तो आपको पता ही है, विच वॉज propounded बाय पुट फॉरवर्ड बाय जेरेमी बेंथम, ठीक है। बेंथम ने यही कहा था कि कोई भी चीज़ की वैल्यू इसी चीज़ से है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, राइट। अगर वो कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप जो है सेल्फलेसली किसी की हेल्प करते हैं, ओके, बट एक यूटिलिटेरियन सोसाइटी में उसका एज सच कोई बहुत इम्पॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, टेंजिबल रिजल्ट्स दिखने चाहिए किसी भी चीज़ के। तो यहाँ तो ये जो चीज़ें भले ही इससे पहले विक्टोरियन एज से पहले ही ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड कर दिया गया था, बट इट केम इनटू रियल फोर्स इन विक्टोरियन सोसाइटी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एज में विक्टोरियन सोसाइटी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर मैकेनिकल इन नेचर, राइट। ह्यूमन इस वजह से क्या होता है कि वी आर लुकिंग एट यूटिलिटी ऑफ एवरीथिंग। और इसका एक प्रिंसिपल मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें यूटिलिटेरियनिज्म का, कि सीक द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस
of the greatest number. If something or someone caters to the greatest happiness of the greatest number, it means utilitarian society will see value in that. तो अगर आज के टाइम पे मॉल, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो यूटिलिटेरियन सोसाइटी विल कंसिडर देम इम्पॉर्टेंट. तो ये कभी कभी आ जाता है कि ये क्या किसका मोटो था, ये सीक द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. तो ये यूटिलिटेरियनिज़म का मोटो है. और इस विक्टोरियन यूटिलिटेरियनिज़म utilitarianism came into force in Victorian society. That is why this phrase came into existence. Next is, अब हम we will look at notable novelist of Victorian period. ठीक है, अगर आप विक्टोरियन पीरियड को देखें और लिटरेरी आउटपुट देखें इस एज का, तो इट इज़ अ फिनोमिनल एज. चाहे आप पोइट्री ले लें, चाहे आप प्रोज़ ले लें, चाहे आप क्रिटिकल वर्क ले लें, ठीक है, प्रोज़ में ही आ जाएगा, या चाहे आप नॉवेल्स ले लें. नॉवेल्स दे गॉट अ न्यू लीश ऑफ लाइफ इन विक्टोरियन पीरियड. रोमांटिसिज्म में आपने देखा कि पोइट्री वॉज ऑन द राइज. ठीक है, देखिए पहले 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट है, इनिशियल ईयर्स हैं, वो तो हमारे ये वाले एज में, ऑगस्टन एज में आ जाएंगे. उसके बीच का जो हमारा पीरियड है, जो 18th सेंचुरी का जो लेटर पार्ट है, ठीक है, वो हमारा रोमांटिक पीरियड आ जाएगा, रोमांटिसिज्म हो जाएगा. और फिर हमारी आती है 19th सेंचुरी का इनिशियल ईयर्स, ठीक है, और वो जो है हमारा पूरा विक्टोरियन पीरियड में जाता है. तो कहाँ पर 18th सेंचुरी में नॉवेल्स जो हैं दे वर ऑन द राइज. फिर रोमांटिक पीरियड में पोइट्री बिकेम ऑल फ्लरिशिंग, ऑल पॉपुलर, एंड आफ्टर दैट अगेन, right, novels, they became, you know, the major this literary output of the Victorian age is in terms of novels. तो इसलिए मैं सबसे इनफैक्ट आज के पूरे सेशन में ही मैं नोटेबल नॉवेलिस्ट पे ही बात करूँगी. और जो पोएट्स हैं आपके सिलेबस में, जो पोएट्स हैं वो आपको कंसर्न प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे उन वर्क्स को. और जब आप वो वर्क्स पढ़ें तो आप उनकी एक बार बायोग्राफी भी पढ़ लें. और उसी तरीके से प्रोज भी जो आपके सिलेबस में है, यू विल बी स्टडिंग दोज प्रोजेस, पीसेस ऑफ प्रोज. नाउ नोटेबल नॉवेलिस्ट, इनकी सबसे पहले हम टाइम लाइन देख लेते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 फरवरी 1812, ठीक है, एंड ही पास्ड अवे ऑन 9th जून 1870. सो 1812 to 1870, ठीक है. He was born in Portsmouth, left school. अब मैंने सिर्फ important points लिए. He left school to work in a factory. ठीक है. Actually what happened is when he was very young, when he was just a child, his father was put in debtor's prison and he had to leave school so that he can work in a factory. So he had first hand experience of witnessing the working conditions in factory. ठीक है. और इसीलिए बाद में चार्ल्स डार्विन जो है वो एडवोकेट बने चिल्ड्रंस राइट्स के, क्योंकि एज अ चाइल्ड ही हैड टू लीव स्कूल, ही हैड टू वर्क इन careless फैक्ट्री कंडीशंस. सो लेटर नेचुरल चीज़, बहुत नेचुरल है कि जो चीज़ें हमें हमारे इनिशियल ईयर्स में इम्पैक्ट करती हैं वो चीज़ें जो हैं हम पे लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती हैं. तो अगर आपको कहीं से भी रिलेट नहीं कर पाए कि कौन से विक्टोरियन राइटर थे हु वाज आल्सो एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट्स, अगर कहीं से कुछ पढ़ा हुआ नहीं आए, तो आप थोड़ा सा अगर कनेक्ट भी करेंगे ना कि कैसे चार्ल्स डार्विन ने स्कूल छोड़ा, फैक्ट्री में काम किया, जो वर्किंग क्लास थी उनकी कंडीशंस पे लिखा, तो आप एक गेस भी कर पाएंगे कि ही मे बी द एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट. तो यहाँ तो मैं आपको क्लियर कट बता ही रही हूँ. नेक्स्ट है उनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था, दैट वाज पिकविक पेपर्स. ठीक है, पहला उनका पब्लिकेशन आप याद रखें, क्योंकि किसी भी ऑथर का पहला पब्लिकेशन और लास्ट पब्लिकेशन हमेशा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के साथ में क्या है कि उनका पहला पब्लिकेशन ही बिकेम पॉपुलर. तो व्हेन ही वाज व्हेन ही वाज 25, आई गेस व्हेन ही वाज 25, ही टेस्टेड फेम एट सच अ यंग एज. ठीक है, और उसके बाद ही इन्जॉयड दैट फेम एंड पॉपुलैरिटी ऑल हिज लाइफ. तो पहला जो उनका पॉपुलर वर्क था वो पिकविक पेपर्स था.
जो कि सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ। एक्चुअली उस टाइम पे क्या होते थे, वीकली मैगज़ीन्स वगैरह होती थी, तो उसमें कुछ कॉलम्स में पब्लिश होने लगते थे, ठीक है। तो ये इनका ये वर्क जो है, ऐसा नहीं है कि पहले बुक फॉर्म में सीधा पब्लिश हो गया, इसका सीरियल पब्लिकेशन हुआ। तो लोग क्या थे कि दे हैड एक्सेस टू दीज मैगज़ीन्स एट दैट टाइम, तो वो पढ़ते थे। इस अब एंटरटेनमेंट के लिए मतलब पीपल यूज़ टू रिलाई अ लॉट ऑन बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम। तो बहुत सस्पेंस रहता था एंड दे यूज़ टू वेट फॉर पिकविक पेपर्स। तो और एक चीज़ याद रखिएगा कि सीरियल पब्लिकेशन का ट्रेंड ही विक्टोरियन पीरियड में फेमस हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि क्या ट्रेंड था नॉवल पब्लिकेशन में, तो ये जो सीरियल पब्लिकेशन का ट्रेंड था। इसमें एक कैरेक्टर है पिकविक पेपर्स में, सैम वेलर करके, आप याद रख लें, सैम वेलर करके ऐसे याद रख लें कि पिकविक में भी W है और वेलर में भी W है, ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं। सैम वेलर का कैरेक्टर था जो बहुत पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि इस मर्चेंडाइज बिकने लगा, इस मतलब सैम वेलर से रिलेटेड चीज़ें बिकने लगी, जैसे कि सुपरमैन से रिलेटेड चीज़ें मिलने लगती है ना, स्पाइडरमैन से रिलेटेड चीज़ें, तो सैम वेलर से रिलेटेड आइटम्स भी मार्केट में मिलने लगे, एक पूरा मर्चेंडाइज क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है कि आप जानते ही हैं कि इनके वर्क में आपको डिपिक्शन ऑफ वर्किंग क्लास मिलेगा, चाहे आप हार्ड टाइम्स उठा लें, ठीक है, बहुत ही हार्ड हिटिंग नावल है हार्ड टाइम्स। तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वर्किंग क्लास का डिपिक्शन मिलेगा। और इनके वर्क में एक और चीज़ जो देखने को मिलती है, वो एक रिफ़ॉर्म करने की ज़ील, एक रिफ़ॉर्म लिटरेचर को या अपने वर्क को रिफ़ॉर्म करने का टूल उन्होंने यूज़ किया कि सोसाइटी को रिफ़ॉर्म किया जाए। सोसाइटी में भी किस चीज़ को, कि जो स्कूल्स में जो कंडीशंस हैं, ठीक है, इसके अलावा जो फैक्ट्री में जो कंडीशंस हैं, उन चीज़ों को रिफ़ॉर्म करने की ज़ील आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये देखने में नहीं लगता है ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट इन चीज़ों से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। इसीलिए हम उनको ह्यूमैनिटेरियन नॉवेलिस्ट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि पहले तो वो सोसाइटी के जो कंसर्न्स हैं, he portrayed those concerns through his hard-hitting novels, and he wanted the reforms to be brought into, you know, these institutions which he was depicting at that time. तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैंने क्या किया है, मैंने इमेज की फॉर्म में ये सारे वर्क्स आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। होता क्या है कि व्हेन यू सी इट यू रिमेंबर इट, ओके। तो ये कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अलावा ब्लीक हाउस है और ओलिवर ट्विस्ट है, उसके बाद में बार्न बाय रज है, फिर पिकविक पेपर्स जो उनका पहला पब्लिश वर्क है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, ठीक है, और उसके बाद में लिटिल डूरेट है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की वो जो बिगिनिंग है वाली जो लाइन है, इट इज़ बेस्ट ऑफ द टाइम द वर्स्ट ऑफ द टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेल ऑफ टू सिटीज़ की है, ठीक है। तो ये वर्क एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इनको। लेट देम गेट हैमर्ड इनटू योर हेड, इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ब्लीक हाउस, ओलिवर ट्विस्ट, बार्न बाय रज, पिकविक पेपर्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड लिटिल डूरेट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे जो बड़े राइटर हुए इस पीरियड में, दैट इज़ नॉवेलिस्ट मैं कहूँगी, विलियम मेकपीस थैकरे, ठीक है। विलियम कभी कभी क्या होता है कि हम पॉपुलरली तो ही इज़ नोन एज थैकरे, और उनका जो मिडिल नेम है दैट इज़ मेकपीस, तो कभी कभी मिडिल नेम भी पूछ लेते हैं, एक बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा था। नेक्स्ट इज़, इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ही वॉज बॉर्न इन 1811, ठीक है। डिकेंस ही वॉज बॉर्न इन 1812, 1811 एक साल उनसे बड़े, ठीक है। नेक्स्ट 1863, ही डाइड इन 1863 एंड ही वॉज बॉर्न इन कैलकटा, ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी यहाँ पर। सो हिज फादर हैपन टू बी हेयर एंड ही वॉज बॉर्न इन कैलकटा, इंडिया। एंड कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि किस पब्लिकेशन से एसोसिएशन रहा। आप अगर रिकॉल करें तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो एस टी कॉलरिज थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद द वॉचमैन, ठीक
ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है ये पॉइंट कि ही वर्क फॉर फ्रेजर्स मैगज़ीन। अगर आए कि इनिशियल ईयर्स में कौन सी मैगज़ीन के साथ में वो एसोसिएटेड थे, तो इट वाज फ्रेजर्स मैगज़ीन। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम उनकी वर्क की बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट किया हायर क्लास को, ठीक है, अनलाइक चार्ल्स डिकेंस। तो हायर क्लास या ड्राइंग रूम्स या क्लब्स जहाँ पर कि हायर क्लास के लोग गैदर होते हैं and they indulge themselves in enjoyments in various kind of entertainments. So he targeted those people. And how did he target those people? He targeted those people by the way of satire, right? So he wrote works which satirized the manners and of these people, right? So he engaged himself with drawing rooms and higher classes and their manners. तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस चीज़ मतलब क्या इंगेजमेंट थे या किस सेक्शन के ऑफ सोसाइटी के बारे में किसी ऑथर ने लिखा है। एक फ्रेज़ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, वेनिटास वेनिटाटम, ठीक है, वेनिटास वेनिटाटम, ये फ्रेज़ क्या है, इट रेफर्स टू वेनिटी ऑफ द हायर क्लास, ठीक है। पीपल वर गेटिंग रिच, दे वर showing off their riches, they were indulging in various kinds of entertainments. Okay, so a sense of vanity was there. So he could observe them and he made that vanity a subject matter in his novels, in his works. तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो फ्रेज़ है वेनिटास वेनिटाटम, ये became motto of थैकरे एंड इसका मतलब यही है कि वेनिटी ऑफ द पीपल, द रिच पीपल। अगर हम उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ही इज़ अ रियलिस्ट, ठीक है। रियलिस्ट कौन होता है या रियलिस्टिक लिटरेचर क्या होता है, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है इट इज़ पोर्ट्रेड ट्रूथफुली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स डालेंगे या उसको एक आइडियलिस्टिक पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे। अगर आप रोमांटिक पीरियड को देखें तो जो पोर्ट्रेयल है दैट इज़ वेरी, तभी हम उसको रोमांटिक बोल रहे हैं क्योंकि इट इज़ इन अ सेंस वेरी आइडियलिस्टिक, ठीक है, कि आप ह्यूमन बीइंग को भी ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो जैसे उनके हाईएस्ट पोटेंशियल की टर्म्स में। यहाँ पर जो पोर्ट्रेयल है वो बहुत रियलिस्ट है। The society, the manners, the people, they are being presented with all their flaws and follies. So he is a realist novelist and he is a social satirist. ये कुछ classification से related terms हैं which we associate with थैकरे. So you should remember that. Satire आपको पता ही है क्या होता है। Satire में क्या होता है कि we use humor to attack something. Okay, तो work आपको उनके बहुत ही gloomy नहीं मिलेंगी। They will have a lot of humor because he is using satire to attack those things. इनकी ट्रैवल बुक्स भी दो लिखी हैं थैकरे ने, ठीक है। वो हैं, एक तो है द पेरिस स्केच एंड और एक दूसरी है द आयरिश स्केच, जहाँ पर भी कोई वर्क, कोई ऑथर आयरलैंड से डील कर रहा हो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो द आयरिश स्केच बुक जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें उन्होंने आयरिश कैथोलिक्स को बहुत ही नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया, ठीक है, विच वॉज अ सॉर्ट ऑफ ब्लेमिश ऑन हिज वर्क्स आई वुड से, ठीक है, कि बहुत जो क्योंकि बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेयल रहा आयरिश कैथोलिक्स का। आपको तो पता ही है कि इंग्लैंड में देयर वाज एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर वर्क ने भी आयरिश कैथोलिक्स को बहुत ही नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया। कौन सा वर्क था? द आयरिश स्केच बुक। किसने लिखा? विलियम मैकपीस थैकरे। नेक्स्ट इज़ इनके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके ज़्यादातर जो वर्क्स हैं दे आर सेट इन 18th सेंचुरी। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर वर्क की समरी देखें, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट है। कभी कभी ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि थैकरेज मोस्ट वर्क आर सेट इन विद सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। द आंसर इज़ 18th सेंचुरी, ठीक है। और इनका सबसे फेमस जो वर्क है, ठीक है, जिन्होंने इनको एक सेलिब्रिटी ऑथर बना दिया, दैट इज़ वैनिटी फेयर। इसका सबटाइटल इम्पॉर्टेंट है, अ नॉवल विदाउट अ हीरो,
ठीक है। और ये जो टाइटल लिया कहाँ से है इसका, ये लिया गया है फ्रॉम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और इफ़ इट्स अ नॉवल विदाउट अ हीरो, ऑफ कोर्स इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर इज़ बाउंड टू बी अ फीमेल। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन इसी पॉइंट, इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जा रहे हैं। उनकी सेटिंग वर्क की 18th सेंचुरी, वेनिटी फेयर का टाइटल पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से लिया है और उसका सब टाइटल है अ नॉवल विदाउट अ हीरो। ठीक है। इनका एक और वर्क आया एजमेंट। ठीक है। एजमेंट का सीक्वल जो है वो है द वर्जीनियंस। ठीक है, द वर्जीनियंस ये क्या है, ये इनके एक वर्क एजमेंट का सीक्वल है। तो इट वाज, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो है जॉर्ज वॉशिंगटन का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि ठैकरे के कौन से वर्क में जॉर्ज वॉशिंगटन हैज़ अपीयर्ड एज अ कैरेक्टर, तो वो आप लिखेंगे द वर्जीनियंस। पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, अगर द वर्जीनियंस ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है एजमंड आए। ठीक है, क्योंकि द वर्जीनियंस जो है वो सीक्वल है एजमंड का, तो लिखा हुआ आएगा सीक्वेंट ऑफ एजमंड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ें। यहाँ पर मैंने कुछ वर्क्स उनके डिपिक्ट किए हुए हैं। व्हाट आर दोज वर्क्स, प्लीज़ हैव अ लुक। द फर्स्ट वन इज़ कैथरीन अ स्टोरी, इसका सब टाइटल है कैथरीन अ स्टोरी करके। नेक्स्ट तो ये क्या है कि बहुत पॉपुलर वर्क नहीं है तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये स्लाइड भी याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पहली जो इमेज मैंने इंक्लूड की है, देयर इज़ अ लेडी, और उसके नीचे टाइटल लिखा हुआ है कैथरीन और उसके नीचे सब टाइटल लिखा हुआ है अ स्टोरी, तो भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है वैनिटी फेयर, मतलब आँख बंद करके आप इसको जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्क है द लक ऑफ बैरी लिंडन। ठीक है, द लक ऑफ बैरी लिंडन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क रहा। इनका 2 वर्क ज़्यादा पॉपुलर थे, वो वैनिटी फेयर एंड द लक ऑफ बैरी लिंडन था। ठीक है, उसके बाद पेंडेनिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क था पेंडेनिस। और एक जो दूसरा वर्क था दैट इज़ द न्यू कमर्स। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए, कैथरीन, अ स्टोरी, वैनिटी फेयर, द लक ऑफ बैरी लिंडन, Pendennis and the newcomers. When it comes to work of any author, I mean there is no end to the number of works one can list, because most writers, they are prolific. They don't confine themselves only to a novel or poems or prose, right? They write in different in different genres, in different forms. तो ये कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स मैंने पिक किए हैं। नेक्स्ट इज़, एक और चीज़ आप याद रखिएगा जो मैंने मेंशन नहीं किया है कि ठैकरे वॉज ऑल्सो एन इलस्ट्रेटर। ठीक है, जो इसलिए जब वो फ्रेजर्स मैगज़ीन के साथ थे तो वो इलस्ट्रेशन का भी काम करते थे। ठीक है, तो वो इलस्ट्रेटर भी थे। तो अगर कभी आ जाता है कि 2-3 ऑथर्स के 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, 4 विक्टोरियन राइटर्स के, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन इलस्ट्रेटर भी थे या कि किसमें इनमें से किसने एज एन इलस्ट्रेटर भी किसी मैगज़ीन के साथ या किसी पीरियोडिकल से जुड़े थे, तो आप इसमें ठैकरे को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट है जॉर्ज एलियट लेते हैं। ठीक है, जॉर्ज एलियट के वर्क्स आपने पढ़े होंगे अपने इसमें ग्रेजुएट ईयर्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इनका जो मैरी एन इवांस इनका नाम था, और इसके अलावा इन्होंने जो पेन नेम लिया वो था जॉर्ज एलियट। शी इज़ बॉर्न ऑन 22 नवंबर 1819। ठीक है, ये ठैकरे से भी बाद में पैदा हुई है 1819, और शी डाइड इन 1880। ठीक है, एंड आप ये इनने ये स्यूडोनिम क्यों लिया था, ये इसलिए स्यूडोनिम लिया था क्योंकि उस एज में क्या था कि जो फीमेल ने नॉवेल्स लिखे हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल जो ज़्यादातर जो फीमेल नॉवेल्स थे बहुत सेंटिमेंटल होते थे, बहुत इमोशनल होते थे, तो उनको बहुत अच्छा समझा ही नहीं जाता था। उन लोगों को लगता था कि women cannot write write a work which has philosophical or intellectual depth,
ओके तो इस वजह से जॉर्ज एलियट शी वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल काइंड ऑफ अ पर्सन. So she wanted to get rid of this tag of silly writers, silly female writers. That is why she decided to publish her works under the pseudonym George Eliot, so that people don't think of her work as sentimental, written by just another silly female novelist. Next is, अब ये सारे रोल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं उनके, कि वो नॉवलिस्ट भी थी, उन्होंने पोएट भी लिखी हैं. शी इज़ प्राइमरली नोन फॉर हर नॉवेल्स. ठीक है, पोएट भी थी, जर्नलिस्ट भी थी और ट्रांसलेटर भी थी. ठीक है, नॉवलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर. और असिस्टेंट एडिटर रही हैं वो वेस्टमिंस्टर रिव्यू का. वेस्टमिंस्टर रिव्यू जो था ये आपका 1823 में तो इस्टेब्लिश किया गया था और 1824 में ये स्टार्ट हुआ इसका पब्लिकेशन, एंड 1914 में इट वाज डन अवे विद. ठीक है, 1824 टू 1914 बहुत पॉपुलर रहा है. ठीक है, बहुत लोग इससे जुड़े रहे हैं. एंड जो in fact it was the voice of the philosophical writers of that age, and this is George Eliot was also associated. She in fact worked as an assistant editor of this, right? And उनके अगर वर्क्स की के हम मर्म को समझें, एसेंस को समझें, तो मॉरल एंड फिलोसफिकल, ठीक है, ये एक्सप्लोर किए जाएंगे उनके सारे वर्क्स में. नैरेटिव जो भी रहे, स्टोरी लाइन जो भी रहे, आप देखोगे कि एक लीनियर स्टोरी लाइन नहीं है. She is delving into the moral concerns of the society. She is delving into the philosophical musings of the characters. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज वर्क जो है कि जॉर्ज एलियट के वर्क का एसेंस क्या था. नेक्स्ट है again she is again a realist novelist. That is to say that is to that her subject matter is truthfully represented. It's the depiction of what is actually happening in the society. And psychological insights भी देखने को मिलते हैं. आप देखो कि किस तरीके से Victorian writers and their works, they are paving way for the modern literature written in the modern age. आपको साइकोलॉजिकल कंसर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे मॉडर्न पीरियड में. ठीक है, नरेटिव जो एक लीनियर नरेटिव होता है, दैट लॉस्ट चार्म फॉर द राइटर्स राइटिंग इन मॉडर्न पीरियड. तो जॉर्ज एलियट जो प्रेडेसेसर हैं, शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल इनसाइट्स ऑफ अ कैरेक्टर. ओके, एंड शी वांटेड टू राइज अबव सिली नॉवेल्स. इन्होंने एक पीस ऑफ प्रोज भी लिखा है विच गॉट पब्लिश इन 1856, राइट, एंड दिस इज़ सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट. तो उसमें उन्होंने बताया है, डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से क्या मेजर कंसर्न्स हैं अगेंस्ट लेडी नॉवेलिस्ट, राइट, एंड हाउ दे कैन राइज अबव दैट. तो ये भी आप याद रखेंगे. आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि शी took up the pseudonym because she wanted to get rid of this taboo or this title of a female writer writing silly novels. Okay, that is why she adopted a male sounding name. And then because she was also not very happy with the kind of literature women were dabbling into, so she wrote a piece of work that is Silly Novels by Lady Novelists, which got published in 1856. नेक्स्ट इज़ उनका जो फिनोमिनल पॉपुलर वर्क है 71-72 में आया था, मिडल मार्च. ठीक है, मिडल मार्च आपने पढ़ा भी होगा एज अ पार्ट ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन. इस पर मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया है क्योंकि नैरेटिव आपको पता है, कैरेक्टर्स आपको पता है, पता होने भी चाहिए. वर्जीनिया वुल्फ जो हैं, अगेन जो कि एक बहुत ही पायनियर राइटर रही मॉडर्न पीरियड की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया जॉर्ज एलियट को, और स्पेशली मिडल मार्च के बारे में उन्होंने कहा कि वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल. ठीक है, क्योंकि क्या था, अब लोगों के पास में लोग पढ़ रहे थे और लोग लिखना चाह रहे थे, तो बहुत तरीके का वर्क लिखा जाता है. जैसे आज के टाइम में, ठीक है, लोग लिख रहे हैं और अमेज़ॉन पे पब्लिश करें, तो एनी काइंड ऑफ वर्क irrespective of whether it has quality or not is getting published.
तो उसकी शुरुआत विक्टोरियन पीरियड से ही हो गई थी। तो वर्जीनिया वुल्फ ने मिडल मार्च को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ वन वर्क दैट इज़ रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल, दैट इज़ वाई शी वॉज ऑल प्रेज फॉर जॉर्ज एलियट ऑल्सो। मैंने कुछ वर्क्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। 7 नॉवेल्स लिखे हैं। अगर मतलब बहुत कम ऐसे राइटर्स हैं जिनके वर्क को हम काउंट करके बोल सकते हैं कि इतने ही लिखे हैं। नॉवेल्स इन्होंने 7 ही लिखे हैं, ठीक है। जॉर्ज एलियट का एडम बेट, सीलस मार्नर, मिडल मार्च, फेलिक्स हॉल्ट, इसका सब टाइटल भी है द रेडिकल, फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल, डैनियल डेरोंडा, ठीक है, रोमोला एंड द मिल ऑन द फ्लॉस, ठीक है। तो फिर से आपने शायद मिडल मार्च पढ़ा होगा एंड मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ा होगा। तो कौन कौन से हैं? एडम बेट, सिलस मार्नर, मिडल मार्च, फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल, डैनियल डेरोंडा, रोमोला एंड द मिल ऑन द फ्लॉस। ये 7 वर्क्स हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इमेजेस को, जो कवर पेजेस हैं, और आपके दिमाग में ये वर्क्स रह जाएंगे। स्पेशली फेलिक्स हॉल्ट जो है उसका सब टाइटल जो है द रेडिकल, क्योंकि सब टाइटल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइटर नाउ, ठीक है। मैंने 4 ही राइटर्स लिए हैं, ओके और मैंने पोएम्स एंड पोएट्स एंड प्रोज आपको बताया है कि किस तरीके से आपके जो सिलेबस में है दैट विल बी टॉट टू यू बाय द कंसर्न प्रोफेसर। मेरा कंसर्न था इस सेशन में, इस लेक्चर में, आपको पहले एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना रोमांटिक पीरियड की, इसके ट्रेंड्स की, क्या पॉपुलर फ्रेजेस थे उनकी, क्या इवेंट्स रहे उनकी, और फाइनली कुछ नोटेबल ऑथर्स को आपको इंट्रोड्यूस करने की। यहाँ पर हम टॉमस हार्डी हैं, ठीक है, इनके बारे में बात किए बिना हम इस एज पे डिस्कशन ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे पोएट में हम टेनिसन के बारे में नहीं बात करेंगे या उनकी कोई पोएम नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं डिस्कस ख़त्म कर सकते इस एज को। मैथ्यू आर्नोल्ड अगर हम क्रिटिक्स की बात करें, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हैं टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी अगर हम उनकी टाइम लाइन देखें, इट्स 1840 एंड ही पास्ड अवे इन 1928, राइट। और अगर हम टॉमस हार्डी की बात करें, सो ही ऑक्यूपाइड अ वेरी क्रिटिकल स्पॉट in the history of English literature, and this critical spot is the spot where the transition was taking place from Victorian, the literature was shifting in spirit and character from Victorian nature to modernism, right। इसीलिए एक ट्रांजिशन के फेज़ में लिख रहे थे टॉमस हार्डी, बट हम इनको मॉडर्न राइटर्स के साथ क्लासीफाई नहीं करते, क्योंकि अगर हम इनके वर्क्स को स्टडी करें तो उसकी थीम्स, स्टाइल जो है इनके नॉवेल्स का, दैट इज़ मोर इन सिंक विद द विक्टोरियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर नॉवेल्स। टॉमस हार्डी नॉवेलिस्ट भी थे और पोएट भी थे, और दोनों में प्रोलिफिक रहे। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई 900 पोएम्स लिख रहे हैं इन हिज लाइफ टाइम। उसमें से एक द डार्कलिंग थ्रश करके है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, किस तरीके से ही इज स्टैंडिंग विद हिज बिलवर्ड एंड द century is coming to an end, and you know he is lost in the musings, and he is not very positive about the coming years, the coming decades, right। ऐसा लगता है कि his vision, the visionary in him is able to see something which will bring about destruction in the coming world। और हम देखते हैं कि किस तरीके से in 1940 the first world war started, right। तो इस ये हुआ क्या कि टॉमस हार्डी के वर्क आप जानते हैं कि दे आर वेरी ट्रैजिक इन नेचर, ठीक है, और उनकी पोएम्स में भी यू विल गेट टू सी अ काइंड ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर, ओके। तो ये मेन मैं कहूँगी कि जो उनकी पोएम्स में आपको जो एक थ्रेड देखने को मिलेगा, एक एसेंस देखने को मिलेगा, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ पोएम्स उनकी बहुत डार्क हो जाती हैं। He was again greatly influenced by romanticism and especially by William Wordsworth, but कैसे वो romantic poet से या William Wordsworth से अलग थे, although he was influenced by romanticism, कि romantic जो poets हुए, ठीक है, they were still
optimistic in their outlook. Whereas Thomas Hardy, he became very gloomy in outlook, as if he couldn't see anything positive for the coming decades. तो इस तरीके से he was a bit different. एंड देन अच्छा, ये जो थे ये नॉमिनेट तो हुए थे नोबेल प्राइज़ के लिए, बट ही वॉज नेवर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़. तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि हु वॉज नॉमिनेटेड बट हु नेवर रिसीव्ड. तो ये थॉमस हार्डी वॉज नॉमिनेटेड बट ही डिडंट रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. एंड इनके नॉवेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रैजिक रहते हैं. उनकी थीम अगर आप देखें तो यही रहती है कि किस तरीके से कुछ जो उनके कैरेक्टर्स हैं, दे आर विक्टिम ऑफ द कैलसनेस, द इनसेंसिटिविटी ऑफ द सोसाइटी, और कुछ उनके जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस, द डेस्टिनी. ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस एंड डेस्टिनी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्सेस रही हैं उनके वर्क्स में. नेक्स्ट है कि उनके वर्क्स में आपको एक इम्पॉर्टेंट थीम देखने को ये भी मिलेगी कि किस तरीके से मैरिज हैज़ बिकम अ ट्रांजैक्शन, अ बिज़नेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप जेन ऑस्टन का वर्क पढ़ें, ठीक है, या आप ब्रॉन्टी सिस्टर्स को पढ़ें, चाहे वो शार्लेट ब्रॉन्टी हों या एने ब्रॉन्टी हों या वुदरिंग हाइट्स जिन्होंने लिखा है एमिली ब्रॉन्टी वो हों, तो आप देखेंगे कि यू विल गेट टू सी कि किस तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स, द फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू मैरी समवन हु इज़ फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, and they have to look beautiful and they have to ensure that they get married within the right age, otherwise the society would not let them live. ओके, तो हार्डी में हमें देखने को मिलता है कि मैरिज एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्लास कंसर्न्स भी उनको देखने को, कुछ कैरेक्टर्स उनके मिलेंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पीपल फ्रॉम फ्रॉम द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी, और किस तरीके से कैपिटलिज्म एक्सपैंड हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, स्पेशली दैट ऑफ द लोअर क्लास. ये भी कुछ थीम्स आपको हार्डी के वर्क्स में देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट है, कुछ वर्क्स मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं. 6 वर्क्स आई हैव लिस्टेड हियर. द रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय टॉमस हार्डी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ज्यूड द ऑब्सक्योर. आप जानते हैं कि इस वर्क के बाद में, बिकॉज it became controversial and a lot of criticism come his way, and after that he didn't write novels. ठीक है, Tess of the Urbervilles. okay, फिर Under the Greenwood Tree, The Mayor of Casterbridge, and Far from the Madding Crowd. A Pair of Blue Eyes भी है इनका. ठीक है, ये सब आप वर्क्स एक बार देख लीजिए. द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जूड द ऑब्सक्योर, टेस ऑफ द अर्बरविल्स, Under the Greenwood Tree, The Mayor of Casterbridge, and Far from the Madding Crowd, and A Pair of Blue Eyes. okay, और इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मैंने इम्पॉर्टेंट लिए हैं क्योंकि कोई एंड नहीं है. ठीक है, एक मैंने कैरेक्टर बेस्ड लिया है. ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड में मिस्टर मैकॉबर का कैरेक्टर मिलता है, बहुत ही इवल कैरेक्टर मिलता है, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड वॉज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर. ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का ही है, तो इसमें ये कैरेक्टर आप याद रखिएगा मिस्टर मैकॉबर का इन डेविड कॉपरफील्ड. नेक्स्ट है, एक पोएम है टेनिसन की, द डिफेंस ऑफ लखनऊ. ठीक है, तो क्या होता है कि जो हम पॉपुलर पोएम्स अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, डिफेंस ऑफ लखनऊ मैंने नहीं देखी है किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, या मैंने तो नहीं पढ़ी थी अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स में, पर क्वेश्चन आ जाता है. द डिफेंस ऑफ लखनऊ विलियम टेनिसन की पोएम है. नेक्स्ट है हीथक्लिफ का कैरेक्टर, क्योंकि आपने वुदरिंग हाइट्स पढ़ा होगा एमिली ब्रॉन्टे का, तो ये का आंसर आप इजीली, ये क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे. हीथक्लिफ का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है. नेक्स्ट है ये किसने कहा है, पोइट्री एज who saw poetry as criticism of life. It was the celebrated critic of Victorian period, Matthew Arnold, Sir Matthew Arnold. ठीक है, एंड सेकेंड रिफॉर्म एक्ट कब आया, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जब रही मोनार्क, ठीक है, इतने लंबे टाइम, मोर देन 60 ईयर्स शी रूल्ड इंग्लैंड, बहुत सारे रिफॉर्म्स केम इन टू प्लेस. तो जो सेकेंड रिफॉर्म एक्ट आया, दैट केम आउट इन 1867. ठीक है, और टॉमस हार्डी का मैंने एक वर्स ड्रामा, जिसको क्लोजर ड्रामा भी बोलते हैं, वो है द डायनेस्ट.
ठीक है, तो ये इसमें मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिया है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं थोड़ा सा मैंने इंक्लूड नहीं किया है स्लाइड्स में, पर मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ प्रोज राइटर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। टॉमस कार्लाइल जो हैं वो ही वॉज नॉट ब्रिटिश, ही वॉज स्कॉटिश। टॉमस कार्लाइल, ठीक है, उनका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने लिखा 1837 में, ठीक है, एक वर्क रहा प्रोज वर्क, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1837 में आया था, ठीक है। इसके अलावा पास्ट एंड प्रेजेंट उनका है, और उनके लेक्चर रहे जो बाद में बुक की फॉर्म में कंपाइल हुए, ऑन हीरो एंड हीरो वर्शिप, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहे। और बहुत सारे बायोग्राफिकल स्केचेस भी उन्होंने लिखे हैं, तो इनके बारे में, टॉमस कार्लाइल के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जॉन रस्किन, ठीक है, जॉन रस्किन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जॉन रस्किन का मॉडर्न पेंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट। जॉन रस्किन के साथ में क्या था कि इनिशियली ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। उनका जो मेन एरिया ऑफ वर्क था दैट वाज पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, इसीलिए उन्होंने आर्किटेक्चर पे लिखा है द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, और उसी तरीके से उन्होंने द स्टोन्स ऑफ वेनिस लिखा है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, ओके। और इनका एक वर्क है अनटू दिस लास्ट, जिससे कि महात्मा गांधी भी इंस्पायर्ड हुए थे, महात्मा गांधी ने भी ये वर्क पढ़ा था। एंड पर धीरे धीरे करके क्या है, मतलब कोई भी ऐसा, चाहे वो नॉवलिस्ट हो या प्रोज राइटर हो, उसने शुरू में किसी भी चीज़ पे लिखा हो, चाहे आर्किटेक्चर पे लिखा हो, पेंटिंग पे लिखा हो, बट देयर केम अ टाइम व्हेन दे कुडंट कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द प्रेसिंग कंसर्न्स ऑफ द सोसाइटी। वही इनके साथ में भी हुआ, जॉन रस्किन के साथ में भी हुआ, और बाद में ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट सम सोशल कंसर्न्स एज वेल। और फिर टॉमस मैकॉले, ठीक है, टॉमस मैकॉले का तो हम इंडियंस को पता ही है कि किस तरीके से जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, उसका क्रेडिट जो जाता है वो टॉमस मैकॉले को जाता है। उन्होंने लिखा था मिनट्स ऑफ 1835, and this is known to introduce, in fact this laid foundation of English education in India. Otherwise abhi bhi we would have been living in the blessed Gurukul times, and our education system would have been very evolved by this time, but all thanks to Thomas Macaulay, right, we are lagging behind in many things, okay. एंड आप ये भी याद रखिएगा कि टॉमस मैकॉले ने जो है उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद एडिनबरा रिव्यू से, ठीक है, एडिनबरा रिव्यू से उन्होंने अपना कैरेक्टर स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था अपना एक ऐसे मिल्टन पे, राइट। तो मैंने प्रोज राइटर्स टच कर दिए हैं, कार्लाइल, रस्किन, मैकॉले, एक बार अब देख लीजिएगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस